सभी बच्चों का खैर मकदम है, खुश आमदीद है। प्यारे बच्चों, इससे कबल वाली वीडियो में हम लोगों ने हरूफ तहज्जी के बारे में दिलचस्प जानकारी हासिल की थी। आज हम लोग हरूफ तहज्जी पर इराब लगाने और खुशखती के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। बच्चों, हर्फ पर इराब लगाना मतलब हरूफों के दरमियान हलचल पैदा करना है और आवाज निकालना यानी अल्फाज की अदायगी से मुराद है। बच्चों, अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं इराब लगाना किसे कहते हैं। किसी लफ्ज के हरूफ पर जबर, जेर, पेश, जज़म और शद लगाने को इराब लगाना कहते हैं। अब बच्चों, हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इराब लगाने का मकसद क्या है। इराब लगाने का मकसद ये है कि अगर लफ्ज पर इराब लगे हों तो उससे लफ्ज की दुरुस्त अदायगी मुमकिन होती है। इराब न लगाने से बाज औकात बाज अल्फाज का तलफ़ुज़ गलत अदा करने लगते हैं। बच्चों, अब इसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ इराब कैसे लगाए जाते हैं। इन्हें मिसालों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मसलन जबर। जबर का लफ्जी मानी होता है ऊपर, यानी जबर का मतलब क्या हुआ बच्चों? ऊपर। जबर की अलामत तिरछी छोटी लकीर के ऊपर लगती है, यानी किसी लफ्ज के हर्फ को हरकत में लाने के लिए ये अलामत हर्फ के ऊपर लगाते हैं। मसलन आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, अब, सब, तब। इन अल्फाज में हर्फ अलीफ, सीन और ते पर एक छोटी तिरछी लकीर जबर की अलामत है। ये जेर का लफ्जी मानी है नीचे, यानी जेर का मतलब क्या हुआ बच्चों? नीचे। जेर की अलामत है तिरछी छोटी लकीर जो हर्फ के नीचे लगती है, यानी किसी लफ्ज के हर्फ को हरकत में लाने के लिए यह अलामत नीचे लगाते हैं। मसलन इस, इन, इक जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, तीनों लफ्जों में हर्फ अलीफ के नीचे एक छोटी तिरछी लकीर लगी हुई है। ये जेर की अलामत है और इसे इस तरह पढ़ते हैं, अलीफ सीन जेर इस, अलीफ नून जेर इन, अलीफ काफ जेर इक। पेश का लफ्जी मानी है आगे, तो पेश का मतलब क्या हुआ बच्चों? आगे। जो किसी हर्फ के ऊपर निस्फ वाव की आवाज के लिए लिखते हैं। यहाँ निस्फ वाव कहने का मतलब हुआ हर्फ वाव की आधी आवाज निकालना। वाव की हल्की सी आवाज से हुरूफों को जोड़ने के लिए इसे हर्फ के ऊपर लगाते हैं। मसलन ऊंट, मोहब्बत, दुख। स्क्रीन पर इन अल्फाज को गौर से देखिए बच्चों। उसके बाद ये अलामत देखिए, जज्म। जज्म की लफ्जी मानी पक्का, मजबूत और अटल है। हर्फ को साकिन करने के लिए जज्म की अलामत लगाई जाती है। यहाँ साकिन का मतलब है बेहरकत, ठहरा हुआ, रुका हुआ। जज्म की अलामत उर्दू गिनती के नंबर 8 की छोटी शक्ल होती है, यानी जिन हरफों पर जबर, जेर, पेश की अलामत ना हो उन हरफों पर जज़म की अलामत लगाई जाती है। मिसाल के लिए बच्चों देखिए, दर्द, कर्ब, सर्द। इन तीनों अल्फाज में रे हर्फ पर उर्दू गिनती की 8 की छोटी शक्ल मालूम हो रही है, इसे जज्म की अलामत कहते हैं। यहाँ हर्फ साकिन होता है, यानी बेहरकत होता है, यानी आखिरी हर्फ पर कोई भी अलामत नहीं है, अलामत खामोश है। बच्चों, एक और अलामत देखिए, शद। शद को तशदीद भी कहते हैं। बच्चों, यहाँ शद का मतलब है एक हर्फ को 2 बार पढ़ना, एक हर्फ को 2 दफा पढ़ना। तशदीद देना यानी जोर देना। शद या तशदीद का निशान उर्दू गिनती की नंबर 3 की ऊपर वाली आधी शक्ल है, यानी नीचे की लकीर हटाने के बाद जो शक्ल बाकी रह जाती है। तो बच्चों, जिस हर्फ पर शद हो यानी तशदीद हो उसको 2 बार पढ़ा जाता है। मसलन अम्मी, अब्बू, अच्छा। बच्चे, इसे आप स्क्रीन पर
غور سے دیکھیے۔ بچوں، آپ کو یہاں کچھ باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخری حرف پر جزم کی علامت نہیں لگائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الف پر بھی کوئی علامت نہیں لگائی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم لوگ املا اور خوش خطی کی باتیں کرتے ہیں۔ املا کا مطلب ہے کہ لفظوں کو درست حروف تہجی کے ساتھ لکھنا، جبکہ خوش خطی کا مطلب ہے اچھا، صاف ستھرا اور درست اعراب لگا کر لکھنا۔ پیارے بچوں، آپ کے لیے اب کچھ ہوم ورک ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے کچھ صفحات یعنی پیجز اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، جس میں مختلف اعراب لگے ہوئے ہیں۔ ان الفاظ کو آپ اپنی اردو کاپی میں نقل کیجئے، یعنی انہیں خوش خط انداز میں اعراب کی علامت کے ساتھ لکھیں۔ اس سے آپ کی املا درست ہوگی، ساتھ ہی آپ کی لکھاوٹ دیدہ زیب ہوگی، یعنی آپ کی لکھاوٹ خوبصورت ہوگی، قابل تعریف ہوگی۔ امید ہے آپ سبھی بچے بخیر ہوں گے۔ اب میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں، پھر آئندہ ملتے ہیں کسی نئے موضوع پر نئے انداز میں گفتگو کے لیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔